अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक हैं जी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोटॉप्स का जो दूसरा हिस्सा था। आइसोटॉप्स क्या है पढ़ चुके हैं, पहले पार्ट में हम जाएं, इसको आपको मिल जाएगा। दूसरे पार्ट में हमने पढ़ना है कि जी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम क्यों हैं और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट क्यों हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर्स पे। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। क्यों सेम है? बिकॉज एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स की तादाद है और प्रोटॉन्स की तादाद ही हमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बताती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने से केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। इसी वजह से तो हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स को तरतीब दिया होता है। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ये क्यों डिफरेंट हैं? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इसलिए डिफरेंट होती हैं क्योंकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं मास पे, और जो हमारे पास मास है एलिमेंट्स का वो सेम नहीं होता, वो डिफरेंट होता है आइसोटॉप्स के केस में। तो अगर मास डिफरेंट होगा तो मास डिफरेंट होने की वजह से इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल डेंसिटी, ये मास पे डिपेंड करती है बिकॉज डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। सो मास वेरी कर रहा है तो डेंसिटी वेरी कर रही है, मीन्स फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वेरी कर रही हैं। अब दूसरा जो हमने हिस्सा पढ़ना है वो पढ़ना है जी रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। तो जो रिलेटिव अबंडेंस होती है आइसोटॉप्स की वो क्या है? सो अकरेंस ऑफ एन आइसोटॉप इन द मिक्सचर ऑफ ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ दैट एलिमेंट। इनके एक एलिमेंट के आइसोटॉप्स के मिक्सचर में किसी ख़ास आइसोटॉप या किसी एक आइसोटॉप की जो मिकदार है, जो कंसंट्रेशन है, उसको रिलेटिव अबंडेंस कहा जाता है। याद रखिएगा, हम कंसंट्रेशन ना ओवरऑल एलिमेंट की 100% लेते हैं। अब अगर उसके अंदर 3 आइसोटॉप्स हैं ए, बी और सी, अब ए, बी और सी जो आइसोटॉप होगा उस ए, बी और सी आइसोटॉप की अपनी अपनी अलग कंसंट्रेशन हो सकता है ए की कंसंट्रेशन 25% हो, बी की 50% हो और सी की अगेन 25% हो। तो ओवरऑल 100 लेंगे और उसके अंदर से फिर हम इनकी कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसकी के लिए हम मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करते हैं। और अगर हम देखें कि जी कौन सा आइसोटॉप ज़्यादा मिकदार में होगा, किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी पे। सो जो ज़्यादा स्टेबल है उसकी रिलेटिव अबंडेंस भी उतनी ही ज़्यादा होती है। यहाँ पर आप एग्जांपल्स में देख भी सकते हैं कि हाइड्रोजन, इसमें H1 वाला बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसी वजह से इसकी कंसंट्रेशन भी देखें 99.985% है, और H2 ज़रा कम स्टेबल है, तो इस वजह से उसकी रिलेटिव अबंडेंस भी बहुत कम है। सेम अगर ब्रोमीन को देखा जाए, इसके 2 आइसोटॉप्स हैं तो इसमें 50-50% है ऑलमोस्ट। रीज़न बिकॉज दोनों की स्टेबिलिटी एक दूसरे के बराबर होती है, इक्वल होती है। तो ये एग्जांपल याद रखिएगा, इनकी कंसंट्रेशन ये एज एन एमसीक्यूज पूछी जाती हैं। अब डिवीजन अगर आप देखें आइसोटॉप्स की, तो हमारे पास 2 किस्म के आइसोटॉप्स होंगे, जो एक नेचुरली पाए जाते हैं और एक जो हम आर्टिफिशियली खुद बनाते हैं। जो नेचुरली उनकी तादाद 280 है और जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं बच्चों वो 300 है, ठीक है, 300 के करीब। अब 280 नेचुरल आइसोटॉप्स में से 40 ऐसे आइसोटॉप्स हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी कि जो रेडिएशंस रिलीज़ करते हैं, और ये अनस्टेबल होंगे डेफिनेटली। ये रेडिएशन रिलीज़ करेंगे, किसी और एलिमेंट में तब्दील हो जाएंगे। और स्टेबल आइसोटॉप जो कि नॉन रेडियो एक्टिव हैं, जो रेडियो एक्टिव नहीं है, जो रेडिएशन रिलीज़ नहीं करते, वो 240 है। अब इन 240 में से भी ना जो इवन एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास वाले उनकी तादाद ज़्यादा है, ओड वाले कम है। याद रखिएगा, जो ओड एटॉमिक नंबर या ओड मास नंबर वाले जो आइसोटॉप्स हैं ना, जो एलिमेंट्स हैं, उनकी तादाद कम होती है और इवन वाली ज़्यादा होती है ड्यू टू स्टेबिलिटी फैक्टर। अब ये देखें जी, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो से हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो नेचुरली में पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं, भी हमने पीछे पढ़ा है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास ये कितनी है जिसकी तादाद 40, तो यहाँ पर भी 40 होगी। सो 40 इज़ द राइट आंसर। अब एक और एमसीक्यू जो पूछा जा सकता है कि जो 280 एलिमेंट्स में से इवन मास और इवन एटॉमिक नंबर वालों की तादाद कितनी है, तो वो तादाद यहाँ पर होगी 154। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन।
अब हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें एक ही आइसोटोप पाया जाता है, उनको हम मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स कहते हैं, बिकॉज उनका कोई और स्टेबल नेचुरली अकरिंग एलिमेंट आइसोटोप की फॉर्म में मौजूद नहीं होता। यहाँ भी इसने बताया हुआ है वही चीज़ें जो पहले भी डिस्कस की हैं कि ओड एटॉमिक नंबर वाले जो उनसे हैं उनके जो आइसोटोप्स हैं वो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, सो स्टेबल 2 ही होते हैं, इससे कम। लेकिन जो इवन वाले हैं वो ज़्यादा भी होते हैं, और उसके अलावा इवन एटॉमिक नंबर जो उनसे हैं ये अर्थ क्रस्ट में 50% इनका हिस्सा भी होते हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, और ये सारे जो O16 Mg24 Si28 कैल्शियम 40 आयरन 56 सारे 4 के मल्टीपल हैं, इनके डिवाइडेड बाय 4 हो सकते हैं जी। अब आगे हमारे पास है एवरेज एटॉमिक मास। सो एवरेज एटॉमिक मास क्या होते हैं? बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास हमने किसी चीज़ को कैलकुलेट करना है, सपोज मैंने मास कैलकुलेट करना है कैलोरीन का, सपोज अब कैलोरीन का मास कैलकुलेट करना है जी, ज़रा याद रखिएगा प्लीज़। अब कैलोरीन का जो मास है उसके 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक का मास होता है 35, दूसरे का मास होता है 37। अब जिसका मास 35 है उसकी मिकदार आलमोस्ट है 75%, और जिसका मास हमारे पास 37 है उसकी है 25%। तो मुझे बताएं जी हम कौन सा लेंगे मास? अगर हमने कैलकुलेट करना है, अगर हमने मास लेना है, कैलकुलेशंस करनी, तो कौन सा मास लेंगे? 35 लेंगे या 37 लेंगे? तो फिर अब हम एवरेज निकालेंगे, और वो जो एवरेज निकाली जाती है ना वो रिलेटेड टू दी रिलेटिव अबंडेंस होती है, यानी कि रिलेटिव अबंडेंस के लिहाज से एवरेज निकाली जाती है। इसी वजह से आप यहाँ देख सकते हैं the fractional value of mass depend upon the number of possible isotopes and their natural abundance। तो मास को पहले हम नेचुरल अबंडेंस से ज़रब देंगे और फिर इनकी समेशन लेके इसको डिवाइड करेंगे 100 पे। तो यहाँ पर हमारे पास यही फार्मूला है, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू m1, ये एक आइसोटॉप का मास है, मल्टीप्लाई बाय a, ये उसकी रिलेटिव अबंडेंस है, प्लस m2, ये दूसरे आइसोटॉप का रिलेटिव मास है, और b उसकी m2 वाले मास आइसोटॉप की रिलेटिव अबंडेंस है, जमा m3 मल्टीप्लाई c। तो a b c ये रिलेटिव अबंडेंस है, m1 m2 m3 ये पॉसिबल आइसोटॉप्स हैं, ठीक है। मिसाल इसने दी है 20.18 नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास होता है, इसको हम कैलकुलेट भी करते हैं जी, आगे यहाँ देख सकते हैं आप। A sample of neon is found to consist of, जी हमारे पास इसके जो आइसोटॉप्स हैं वो 3 होते हैं, 20, 21 और 22। या माजरत के साथ ये 21 की जगह 22 लिखना था, तो लास्ट वाले पे। अब हमारे पास इसकी कंसनट्रेशन 90.92, 0.26, 8.82% है। कैलकुलेट करना है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास, दोनों सेम है, ठीक है। तो ये बराबर होगा, फार्मूला वही जो हमने पीछे पढ़ा था, m1 अगर 20 है तो am1 की कंसंट्रेशन है यानी कि 90.92, और अगर m2 21 है तो उसकी कंसंट्रेशन 0.26 है, और अगर m3 22 है तो उसकी कंसंट्रेशन 8.82 है। तो इनको ज़रब दे के कंसंट्रेशन को उनके मासेस से इनकी आप जमा करें और फिर उसको हमने डिवाइड कर देना है 100 पर, तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है, सॉरी आंसर आ जाता है 20.18। तो ये हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास होगा। यहाँ एग्जांपल है सिंपल सी, ये एज एन MCQ पूछी जा सकती है, तो इसमें भी राइट आंसर 20.18 नियॉन का है। किसी और का अगर पूछा जाएगा लाइक क्लोरीन या ब्रोमीन का, तो आप उसको ऐसे कैलकुलेट करके जो इस फार्मूले के ज़रिए है हम वो लिख सकते हैं। सेम इज़ हेयर, इसका 20.18 है, यहाँ पर ग्राफ की शक्ल में अगर आ जाता है तब भी इसका यही आंसर होगा 20.18। अब इसमें से जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी पूछे जाएंगे। याद रखिएगा कि हर टॉपिक के लास्ट पे मैं इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा कि जी शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से आएंगे, अब इनके आंसर्स क्या हैं। इंशाल्लाह उसके लिए एक अलग से लेक्चर सीरीज़ को अरेंज किया जाएगा एज सुन एज़ पॉसिबल, और वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। सो आपने बेल आइकॉन के बटन को लाजमी दबाना है सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको आने वाली मेरी न्यू वीडियोस के बारे में इत्तला मिलती रहे। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें से बोर्ड में पूछा गया है, आइसोटॉप्स क्या हैं?
बता दें वाई दे हैव सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये आंसर भी हमने पीछे पढ़ा है, डिस्कस किया है, आपने सेम एज इट इसको लिख देना है। एवरेज एटॉमिक मास की डेफिनेशन भी लिखी है इसको, और उसकी कुछ आपने फार्मूला ये लिख देना है। मोनोआइसोट्रॉपिक एलिमेंट्स भी हम पढ़ चुके हैं क्या, जिनमें एक होता है और इसके एग्जांपल्स। और नो इंडिविजुअल एटम हैज एटॉमिक मास इक्वल टू 20.18 AMU एटॉमिक मास यूनिट वाई। तो इसका आंसर भी आपको पता है, बता दिया गया है कि जी जो हमारे पास मास होता है एक ओवरऑल, हम जब एक एलिमेंट का मास लेते हैं उसका हम एवरेज लेते हैं। हम किसी एक ख़ास एलिमेंट, एक ख़ास आइसोटॉप का सिंपल मास नहीं ले सकते। मसलन नियॉन के केस में हम ये नहीं कहेंगे कि जी नियॉन में 90.92 जो हमने अभी यहाँ पर देखें जी प्लीज़, ये 90.92% है Ne20, ठीक है। तो नियॉन 20 वाले की चूँकि कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो हम नियॉन का मास ओवरऑल 20 ले लेंगे, नो, ठीक है, नो डाउट इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास हमने जब इसकी मास को कैलकुलेट करना है, इसका मास जब हमने मालूम करना है तो वो उसकी रिलेटिव अबंडेंस के लिहाज से कैलकुलेट होगा। तो इसलिए कोई भी इंडिविजुअल जो सा हमारे पास नियॉन है उसका मास हमारे पास 20.18 AMU नहीं होता। ये एक एवरेज एटॉमिक मास है, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया आपका।